हेलो एवरीवन। देखिए आज का जो वीडियो है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस का है। हालांकि तो मुझे कायदे से इसको इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले सेक्शन में डालना चाहिए, बट मैंने ये द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है सारे इडियम्स। तो मैं इसे द हिंदू न्यूज़पेपर की जो फ्रेजेस वाली सीरीज चलती है 12 न्यूज़पेपर फ्रेजेस उसमें भी डालूंगी, और इडियम्स एंड फ्रेजेस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें भी डालूंगी। तो ये वीडियो आपको दोनों जगह मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नए फ्रेजेस जो आपके इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से इन्हांस करता है। ऑब्वियसली आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे से मालूम होनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था एम्प्टी वेसल मेक्स द मोस्ट नॉइस, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए इसका मीनिंग होता है कि वह व्यक्ति जो कम जानता है वही अक्सर सबसे ज्यादा शोर मचाता है, या बड़ी बड़ी बातें करता है, या डींगे हाँकता है। ठीक है, तो यह जो कहावत है या ये जो फ्रेज है, ये इडियम है, ये बताती है, नॉट फ्रेज इट्स इडियम, तो ये कहावत बताती है कि जिन लोगों के पास कम ज्ञान मतलब कम नॉलेज होता है, कम एक्सपीरियंस होता है, या एबिलिटी जो होती है जिनके पास कम होती है, वे अक्सर ज्यादा बोलते हैं या अपनी बोस्टिंग करते हैं। बोस्टिंग का क्या अर्थ होता है? बड़ाई करते हैं। तो इसके अपोजिट क्या होता है कि जो सच में वाइज होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, स्किल्ड होते हैं, एबिलिटी वाले होते हैं, स्किलफुल होते हैं, वो शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, विनम्र होते हैं। तो इसका ये अर्थ होता है। ठीक है, तो जो कम जानता है वही अक्सर सबसे ज्यादा शोर मचाता है या डींगे मारता है। पीपल विथ लिटिल नॉलेज और एबिलिटी ऑफन टॉक द मोस्ट, ऐसा कहा गया है। फाइन, जैसे एग्जाम्पल है राहुल आर्ग्यूज अबाउट एवरीथिंग, ट्रूली एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइस। राहुल हर बात पर आर्ग्यू करता है, हर बात पर बहस करता है। सच में कहा गया है एम्प्टी वेसल्स जो होती है वो ज्यादा शोर मचाती है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। जैसे कहते हैं ना, वह हर समय अपनी तारीफ करता है, एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइस। देखिए जब हम कोई बात बोलते हैं और उस बात का रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस देना भी एक होता है या अच्छे से समझाना, तो वहां पर हम ईडियम का यूज कर देते हैं लास्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने अगर मुझे बोलना हो यार मीटिंग में वही सबसे ज्यादा बोल रहा था, सच में कहा गया है एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट नॉइज, मतलब कि जो बोल रहा था सबसे ज्यादा, हम सबको पता है कि उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास उतना ज्ञान नहीं है, उतना वाइज नहीं है, लेकिन अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए वो बार बार चीजें बोल रहा था या आर्ग्यू कर रहा था। तो इस तरह से हम बातों को कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे और इस तरह से हम यूज करते हैं। हमारा अगला इडियम है टू डॉक्टर द अकाउंट्स। टू डॉक्टर द अकाउंट्स, देखो डॉक्टर का तो एक मतलब होता है चिकित्सक, और एक डॉक्टर का मतलब होता है कि किसी चीज में हेरफेर करना, धोखाधड़ी करना, फॉल्सिफाई करना, खातों में हेरफेर करना। यहाँ टू डॉक्टर द अकाउंट्स का क्या अर्थ हो गया है? खातों में हेरफेर करना, मतलब टू चेंज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स डिसऑनेस्टली टू हाइड द ट्रूथ। अभी इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए इसका मतलब ये होता है कि जब आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड में धोखाधड़ी करते हैं, खातों में हेरफेर करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या किसी तरह की कोई बिजनेस है, तो उसमें जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, खाते होते हैं, जब उस चीज को, उस रिकॉर्ड को, उस डॉक्यूमेंट्स को अगर जानबूझकर, उन खातों को जानबूझकर मैनिपुलेट किया जाए या जानबूझकर उसमें हेरफेर किया जाए, क्यों किया जाए? ताकि या तो आप प्रॉफिट दिखा सको या प्रॉफिट छुपा सको, लॉस दिखा सको या लॉस छुपा सको, या कोई भी चीज बदली जा सके या कोई भी चीज छिपाई जा सके, तो वहां पर हम कहते हैं टू डॉक्टर द अकाउंट्स। मतलब टू फॉल्सिफाई अकाउंट्स कह सकते हैं, मैनिपुलेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कह सकते हैं, अकाउंट फ्रॉड, जो अकाउंट की फ्रॉड होती है ना, अकाउंटिंग फ्रॉड जिसे आप बोलते हो, वो कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है द इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट द कंपनी हैड ट्राइड टू डॉक्टर द अकाउंट्स। जांच में, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो कंपनी है उसने क्या किया? खातों में हेरफेर की थी। सो आई होप समझ में आया। जैसे अगर मुझे बोलना है यार उसने तो डॉक्टर द अकाउंट्स की कोशिश की, अभी ऐसा कोई बोल दिया तो कैसे पता? आपको मीनिंग पता होना चाहिए ना। उसने टू डॉक्टर द अकाउंट्स की कोशिश की, मतलब उसने खातों में हेरफेर करने की कोशिश करी। नेक्स्ट वन इज टू टेक टू वंस हील। टू टेक टू वंस हील्स, इसका अर्थ होता है जान बचाकर भाग जाना। जान बचाकर, ये वर्ब फ्रेज है। फाइन, और इसका वर्ब फ्रेज का अर्थ होता है मुहावरेदार वाक्यांश, आप जिसे बोलते हो। ठीक है, तो फ्रेज का अर्थ वही होता है मुहावरेदार वाक्यांश। तो जब जान बचाकर भाग जाना या तेजी से भाग जाना, तो वहां पर हम टू टेक टू वंस हील्स बोलेंगे। तो किसी तरह का खतरा है, डेंजर है, फियर है, मतलब किसी तरह का डर है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रबल है,
तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है, इस तरह की स्थिति में तुरंत जब कोई भाग जाए तो वहां पर हम इस फ्रेज का यूज करेंगे। तो यह जो वाक्यांश है या जो ये फ्रेज है अक्सर तब हम यूज करते हैं या करने की कोशिश करते हैं जब कोई व्यक्ति डरकर या बचने के लिए तेजी से भाग जाता है। टू रन अवे क्विकली स्पेशली बिकॉज ऑफ फियर और डेंजर। रन अवे, फ्ली कहते हैं, FLEE, फ्ली मतलब भी होता है भाग जाना, या स्केप क्विकली। तो ये सारे इससे मिलते जुलते फ्रेज हो गए। सो हमारा एग्जाम्पल है द थीफ took to his heels as soon as he saw the police। पुलिस को देखते ही चोर क्या किया, जान बचाकर भाग पड़ा। फाइन। नेक्स्ट इज टू बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट का अर्थ होता है हार जाना, या आप कह सकते हो बुरी तरह पराजित हो जाना या मर जाना, संदर्भ के अनुसार, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। फाइन, हार जाना। तो टू बाइट द डस्ट का जनरली हम यूज करते हैं कंपटीशन में, किसी तरह का कंपटीशन हो रहा हो या कोई बैटल हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, कोई चैलेंज हो। तो जब आप इन सब चीजों में बुरी तरह हार जाते हैं तो कुछ कॉन्टेक्स्ट में इसका अर्थ जो होता है ना, मर जाने को भी कहा जाता है, मर जाना, डाई। ठीक है, टू बाइट द डस्ट, टू बी डिफीटेड, फेल बैडली और डाइड, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ये डिपेंड करता है कि आप जो चीज पे पढ़ रहे हो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, इन द एंड द एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैड टू बाइट द डस्ट, मतलब आखिरकार लास्ट में अनुभवी खिलाड़ी को हार जाना पड़ा। टू बाइट द डस्ट। अगर जैसे मुझे बोलना हो कि कई छोटी कंपनी को, बहुत सारी जो छोटी कंपनी होती हैं, टू बाइट द डस्ट, बंद हो जाना पड़ा। ठीक है, तो अगर मान लो बोलना हो कि मतलब कि गलत रणनीति के कारण जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको हार जाना पड़ा, मतलब टू बाइट द डस्ट। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। हमारा अगला इडियम है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका अर्थ होता है अचानक और बिल्कुल अप्रत्याशित घटना। अचानक जो होता है, ठीक है, अचानक बुरी चौंकाने वाली जो खबर होती है तो उसे हम बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे कि मान लो ऐसी कोई इवेंट हो, ऐसी कोई इंसिडेंट हो, ऐसा कोई न्यूज हो जो बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वार्निंग के अचानक हो जाए और सभी को सरप्राइज कर दे, तो वहां पर हम क्या सटीक कौन सा आइडियम बैठेगा, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे कि The news of his promotion came as a bolt from the blue, मतलब क्या, उसकी जो प्रमोशन की न्यूज थी, उसकी प्रमोशन की जो खबर थी वो a bolt from the blue थी। मतलब क्या, अचानक चौंकाने वाली खबर थी, मतलब किसी को अंदेशा नहीं था और अचानक से वो न्यूज आ गया। ठीक है, तो जैसे मान लो मुझे बोलना हो कि यार नौकरी छूटने की खबर अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू थी, मतलब क्या हुआ कि नौकरी छूटने की, नौकरी छोड़ने की जो खबर थी या छूटने की खबर जो थी वो अचानक चौंकाने वाली खबर थी। ठीक है, तो इस तरह से इस्तीफा देने की, रेजिग्नेशन देने की जो घोषणा थी, अनाउंसमेंट थी, वो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू थी, मतलब कि अचानक से आ गई कि रेजिग्नेशन दिया जाएगा। सो इस तरह से हम यूज करेंगे। हमारा नेक्स्ट इडियम है सेंड समवन टू कॉन्वेंट्री। सेंड समवन टू कॉन्वेंट्री, देखिए ये मैंने 3-4 बार पढ़ा है हिंदी न्यूज़पेपर में, इसलिए मैं ये वाला सोचा कि मुझे डिस्कस करना चाहिए। सेंड समवन बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा और कुछ लोग तो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। तो देखिए, टू सेंड समवन टू कॉन्वेंट्री का अर्थ होता है किसी का सामाजिक बहिष्कार करना, मतलब किसी को बॉयकॉट करना सोशली, किसी से पूरी तरह बात करना बंद कर देना। पहले आपने सुना होगा ना, देश निकाला या गांव से निकाल दिया जाता था अगर कुछ लोग जो है क्राइम करते थे या गांव के हिसाब से नहीं चलते थे, या आपने, तो उस तरह की जो हरकतें होती हैं उसी को हम कहते हैं सेंड समवन टू कॉन्वेंट्री, किसी का सामाजिक बहिष्कार करना। तो जब हम किसी व्यक्ति को जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, उससे कोई बातचीत नहीं करते, कोई कम्युनिकेशन नहीं रखते, उसे ग्रुप से अलग थलग रखते हैं, तो वहां पर इसे हम कहते हैं सेंड समवन टू कॉन्वेंट्री। और आप अलग तरीके से बोल सकते हो इंग्लिश में बॉयकॉट समवन, ठीक है, शन समवन, SHU, शन समवन, इग्नोर समवन कंप्लीटली। फाइन, एग्जाम्पल है आफ्टर हिज रूड बिहेवियर एवरीवन सेंट हिम टू कॉन्वेंट्री। उसकी बदतमीजी के बाद सभी ने क्या किया कि उससे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। यहाँ पे ये भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, सबने उसको इग्नोर कर दिया कंप्लीटली, उससे बात करना बंद कर दिया, जो भी है।
फाइन, सो आई होप समझ में आया हो। अगला इडियम है हमारा, इट्स अ गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट का अर्थ होता है दम तोड़ देना या मर जाना, ठीक है। और जनरली किसका मर जाना, दम तोड़ देना, मशीन वगैरह जो होता है ना, जो चीज मैकेनिकल चीज होती है, काम करते करते बंद पड़ जाती है, काम कर रही है और पूरी तरह से वो काम करना बंद कर दिया, तो वहां पर हम कहते हैं गिव अप द घोस्ट। तो ये जो मुहावरा है, ये जो इडियम है, तो इसका हम यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाए, वहां पे भी हम यूज करते हैं, लेकिन जनरली मोस्टली वहां पर भी बोलते हैं कि कोई मशीन उपकरण जो है, कोई डिवाइस जो है हमेशा के लिए काम करना बंद कर दे, स्टॉप वर्किंग हो जाए, तो वहां पर हम बोलेंगे गिव अप द होस्ट, सॉरी गिव अप द घोस्ट, नॉट होस्ट, गिव अप द घोस्ट, ठीक है। टू डाई और फॉर मशीन और डिवाइस टू स्टॉप वर्किंग कंप्लीटली। ध्यान दीजिएगा, इंसान के लिए भी ये इडियम का यूज हम करते हैं, या ब्रेक डाउन परमानेंटली, मशीन के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे जो ली हूँ, मैं मशीन के लिए मैंने लिया है कि द ओल्ड लैपटॉप सडनली गिव अप द घोस्ट, मतलब पुराने लैपटॉप ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। नेक्स्ट वन इज, और सॉरी, अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे अगर मुझे बोलना हो लंबी बीमारी के बाद उसने दम तोड़ दिया, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ लंबी बीमारी के बाद उसने गिव अप द घोस्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट इज इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और इसका अर्थ होता है किसी चीज के स्थान पर, किसी चीज की बजाय या किसी चीज के बदले। इन ल्यू ऑफ मतलब तब यूज करेंगे जब किसी चीज के बदले, आप नॉर्मली बोलते हो ना इंस्टेड ऑफ दिस, इंस्टेड ऑफ दैट प्लेस, इन प्लेस ऑफ, तो कोई दूसरी चीज दी जाए या उपयोग की जाती है तो वहां पर हम इन ल्यू ऑफ का यूज करते हैं। यूज्ड टू मीन, यहाँ पे जो इंग्लिश मीनिंग है, यूज्ड टू मीन इंस्टेड ऑफ और इन प्लेस ऑफ समथिंग, इन प्लेस ऑफ, एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर, तो किसी चीज के स्थान पर, किसी चीज के बदले जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो इन ल्यू ऑफ का यूज करेंगे। अभी मैं यूज करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो बोलना हो उसे छुट्टी के बदले अतिरिक्त वेतन मिला, उसे छुट्टी के बदले अतिरिक्त वेतन मिला, तो वहां पर मैं क्या बोलूंगी, उसे छुट्टी के इन ल्यू ऑफ, उसे छुट्टी के इन ल्यू ऑफ अतिरिक्त वेतन मिला, मतलब सैलरी मिली। अगर मुझे बोलना हो कंपनी ने बोनस के स्थान पर गिफ्ट वाउचर दिया, तो मैं कैसे बोलूंगी, कंपनी ने बोनस के इन ल्यू ऑफ, मतलब इन ल्यू ऑफ का यहाँ पे मीनिंग क्या हो गया, स्थान पर गिफ्ट वाउचर दिए। उसने नकद के बदले चेक स्वीकार किया, तो यहाँ पे मैं कैसे बोलूंगी कि उसने कैश के इन ल्यू ऑफ चेक पसंद किया लेना। फाइन, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है, द कंपनी गेव एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा लीव इन ल्यू ऑफ अ बोनस, तो कंपनी ने क्या किया कि बोनस देने की बजाय, बोनस देने के बदले, तो बोनस के इन ल्यू ऑफ कर्मचारियों को, एम्प्लॉय को और ज्यादा छुट्टी दे दी, ठीक है। पैसे ना देकर उन्होंने कहा कि भैया मैं आपको एज अ बोनस तो पैसे नहीं दे रहा हूं, मैं आपको कुछ छुट्टियां दे रहा हूं। फाइन, नेक्स्ट इज इट्स राइड रफ शॉर्ट ओवर। राइड रफ शॉर्ट ओवर, इसका अर्थ होता है किसी की भावनाओं, किसी के अधिकारों या किसी के ओपिनियन, राय की पूरी तरह अनदेखा करना, या आप कह सकते हो मनमानी करना। To treat people unfairly by ignoring their rights, ignoring their feelings और ignoring their opinions। तो जब कोई व्यक्ति दूसरे या सामने वाले की फीलिंग, इमोशन, उनकी राइट्स की, उनकी ओपिनियंस की परवाह किए बिना मनमानी करता है, एक्ट एरोगेंटली करता है, तो वहाँ हम इस इडियम का यूज करते हैं जो होता है राइड रफ शॉर्ट ओवर, ठीक है। इग्नोर अदर्स राइट, डिसरिगार्ड ओपिनियंस, ओवर राइट, तो ये सारे इससे मिलते जुलते मीनिंग हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे, द मैनेजर रोड रफ शॉर्ट ओवर द एम्प्लॉयज कंसर्न, मैनेजर ने कर्मचारियों की, मतलब एम्प्लॉयज की जो चिंताओं पर, कंसर्न पर क्या किया, राइड रफ शॉर्ट ओवर, मतलब पूरी तरह अनदेखी करी। तो जो मैनेजर था उसने एम्प्लॉयज के कंसर्न को इग्नोर किया कंप्लीटली। नेक्स्ट इज डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ का अर्थ होता है, ये भी एक इडियम है, इसका अर्थ होता है उदास होना, निराश होना, मायूस होना, ये सारे इनके मीनिंग्स हो गए, ठीक है। सैड, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, डिसहार्टेंड, आप बोलते हो ना टू फील और लुक सैड, अनहैप्पी, डिसअपॉइंटमेंट, तो वहां पर हम इस इडियम का यूज करेंगे डाउन इन द माउथ। कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं।
जैसे यार एग्जाम का जो रिजल्ट की बात, वह डाउन इन द माउथ दिखाई दिया, मतलब क्या हुआ कि वो उदास दिखाई दिया, डिसअपॉइंटेड दिखाई दिया। नौकरी ना मिलने पर वह डाउन इन द माउथ हो गया, मतलब क्या हुआ कि इसे नौकरी नहीं मिली, वो डिसअपॉइंट हो गया, निराश हो गया, मायूस हो गया, निराश हो गया, उदास हो गया, आप ऐसे यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही वॉज डाउन इन द माउथ आफ्टर फेलिंग द एग्जाम, परीक्षा में असफल होने के बाद वह डाउन इन द माउथ उदास था। ठीक है, ही वॉज इन द माउथ आफ्टर फेलिंग द एग्जाम, परीक्षा में असफल होने के बाद वह उदास था। तो ऐसे आप इसको यूज करोगे। फाइन, नेक्स्ट इज ड्रिंक लाइफ टू द लीज, ड्रिंक लाइफ टू द लीज, जीवन का पूरा आनंद लेना, जीवन को पूरी तरह जीना, जीवन को हर तरह से, मतलब पूरी तरह से एंजॉय करना, हर एक्सपीरियंस, हर चीज का एक्सपीरियंस भरपूर लाभ उठाना, ऐसे आप इसका मीनिंग निकाल सकते हो। ड्रिंक लाइफ टू द लीज मतलब होता है इसका मीनिंग ऐसा, टू एंजॉय एंड एक्सपीरियंस लाइफ एज फुल्ली एज पॉसिबल। जितना कहते हैं ना कि जिंदगी की जाम की हर एक घूंट मैंने पी, मतलब कि हर एक चीजों को एंजॉय किया। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। लीव लाइफ टू द फुलेस्ट, कहते हैं ना कि लीव लाइफ टू द फुलेस्ट, एंजॉय लाइफ कंप्लीटली, मेक द मोस्ट, मतलब आउटकम ऑफ द लाइफ, ऐसा भी लोग बोलते हैं। एक्सपीरियंस एवरीथिंग फुल्ली ऑफ द लाइफ, तो इस तरह से आप इसका कॉन्टेक्स्ट निकालोगे। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही डिसाइडेड टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज, तो वो क्या किया कि उसने डिसाइड किया है कि वह जो है जीवन का पूरा आनंद लेगा, जीवन को पूरी तरह से एंजॉय करेगा। जैसे मैंने बोला कि वह हमेशा ड्रिंक लाइफ टू द लीज चाहता है, मतलब क्या कि वह हमेशा जीवन का पूरा आनंद लेना चाहता है। राइट, नेक्स्ट इज अ डैम्प स्क्विब, अ डैम्प स्क्विब, अ डैम्प स्क्विब का अर्थ होता है फीका साबित होना या उम्मीदों पर खरा न उतरना। मतलब क्या हुआ, या आप कह सकते हो कोई निराशाजनक घटना। तो समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्साइटिंग और सक्सेसफुल बट टर्न्स आउट टू बी डिसअपॉइंटिंग, जब कोई भी चीज, कोई प्लान हो, कोई प्रोग्राम हो, बहुत शानदार होने की उम्मीद थी उसकी, लेकिन अंत में वो डिसअपॉइंटमेंट की तरह निकला, मतलब वह अनसक्सेसफुल निकल गया। या आप कह सकते हो कि जितना खड़ा ना उतरा। ठीक है, उम्मीदों पर जितना एक्सपेक्टेशन था उस पे वो खड़ा ना नहीं उतरा। तो उस तरह की कॉन्टेक्स्ट के लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं, अ डैम्प स्क्विब, डिसअपॉइंटमेंट, लेट डाउन कर गया। ठीक है, फेलियर हो गया, फेलियर भी आप बोल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, एवरीवन हैड हाई एक्सपेक्टेशंस बट द न्यू प्रोजेक्ट वाज अ डैम्प स्क्विब, सभी लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी इस नए प्रोजेक्ट से, लेकिन वो क्या हुआ कि वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, या वो फेलियर हो गया, या वो फीका साबित हुआ। फाइन, नेक्स्ट इज ब्लड रैन कोल्ड, ब्लड रैन कोल्ड, ब्लड रैन कोल्ड का अर्थ होता है डर के मारे सिहर उठना, डर के मारे खून जम जाना, भय से रोंगटे खड़े हो जाना, या बहुत ज्यादा किसी का डर जाना किसी चीज से, तो वहां पर हम ब्लड रैन कोल्ड बोलते हैं। तो डरावनी, फ्राइटनिंग, भयानक, टेरिफाइंग, चौंकाने वाली, शॉकिंग जब इंसिडेंट होती है, कोई घटना होती है, देखकर, उसे सुनकर, जब कोई आप अपने मन में अचानक बहुत ज्यादा, आपके मन में बहुत ज्यादा फियर पैदा हो जाता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं ब्लड रैन कोल्ड। बी टेरिफाइड, बी हॉरिफाइड, बी फ्राइटेंड, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, माई ब्लड रैन कोल्ड, My blood ran cold when I heard the terrifying sound. उस भयानक आवाज को सुनकर मैं तो डर के मारे सिहर उठी। तो कैसे बोलूंगी, ऐसे ही बोलूंगी ना, My blood ran cold when I heard the terrifying sound. उस भयानक आवाज को सुनकर मेरा blood ran cold, मतलब क्या हुआ, मेरा खून जम गया, खून डर के मारे मैं सिहर उठी। ठीक है, सो ये हमारा आज का लास्ट इडियम था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।